अब जनरल ऊप्स कॉन्सेप्ट्स, ये जो चैप्टर है इसमें हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देख रहे हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन टू मेजर टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। दो मेजर टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बतानी है। एक है लो लेवल लैंग्वेज और एक है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। पहले हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस होती हैं, ऐसी लैंग्वेज जिसमें इंग्लिश दिखाई दे आपको और वो आपके करीब होती है, यानी कि यूजर के करीब होती है। यूजर को बहुत आसानी होती है उसमें, एक बार वो उसके कंस्ट्रक्ट सीख गए, उसके वो सब जान गए कि ये कीवर्ड्स हैं, ये तरीका है इसको लिखने का, तो आराम से एक हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बेसिक हो गया, पास्कल हो गया, सी हो गया, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, पाइथन, ये सारी एग्जाम्पल है हाई लेवल लैंग्वेजेस की। अब लो लेवल लैंग्वेजेस पे जाएं तो ये मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं, जिससे आपको पहली चीज तो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, कंप्यूटर सर्किटरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मशीन लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बाइनरी कोड्स में लिखे जाते हैं, 0 और 1 यूज किया जाता है और कुछ नहीं यूज किया जाता है इसके अलावा। जैसे यहाँ पर क्या है, अगर आप प्रिंट लिखेंगे तो प्रिंट ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रिंट लिखेंगे तो कुछ 0-1 का कुछ कॉम्बिनेशन हो जाएगा। दूसरा आपका लो लेवल लैंग्वेजेस में जो हाई लेवल और लो लेवल के बीच में आती है वो असेंबली लैंग्वेज है। उसमें इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप सिंबॉलिक नेम्स देते हो उसमें। ये भी थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अंग्रेजी थोड़ी बहुत इसमें आ जाएगी समझ, क्योंकि प्रोसेसर स्पेसिफिक होती है, माइक्रो प्रोसेसर स्पेसिफिक होती है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोग्रामिंग इन 2 मेजर टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। तो ये इसका और इसका आंसर सेम ही है, क्योंकि लो लेवल और हाई लेवल के बारे में आपको लिखना है। What are programming paradigms? Give name of some popular programming paradigms. अब मेरा दोस्त जो है वो प्रोसीजरल पसंद करता है, मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पसंद करता हूं, आप ऑब्जेक्ट बेस्ड में इंटरेस्टेड होंगे। अलग अलग टाइप के प्रोग्रामिंग पैराडाइम से तरीका है और उनका करने का कारण ये है कि हमारे काम के ऊपर होता है कि हम कौन सा, हमें प्रोजेक्ट मिला हुआ है, हमको कौन सा काम करना है। ऐसे नहीं कि हर प्रोजेक्ट को इस तरीके से बनाया जा सकता है, हर प्रोजेक्ट के लिए कुछ स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी हम डिवाइस कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम ये एक मेथोडोलॉजी है ताकि आप डिजाइन कर सके और इंप्लीमेंट कर सके प्रोग्राम को। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंस्ट्रक्ट्स हैं, फीचर्स हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें जो सिखाया गया है, उसमें जो लिखा गया है, उसमें जो बताया गया है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, उसको यूज करके आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। बेसिकली आपके पास क्या है, जैसे मान लो 2 नंबर को ऐड करना है, तो ये प्रॉब्लम दी गई है आपको, उसको सॉल्व करना है आपको, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट यूज करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, इसे हम प्रोग्रामिंग पैराडाइम कहेंगे। कोई कहता है कि नहीं साहब मैं तो इसको फंक्शन बना के करूंगा, वो उनसे कहेंगे कि साहब आप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। कोई कहेगा कि मैं इसको अलग अलग मॉड्यूल में बांट के करूंगा, वो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कह रहे हैं। कोई कहेंगे मैं इसकी क्लासेस बनाऊंगा, मैं ऑब्जेक्ट बेस्ड काम करूंगा, ऑब्जेक्ट लूंगा, ऑब्जेक्ट से फंक्शन एट्रीब्यूट्स कॉल करूंगा, वो कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या है? अब हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आती है, हमारा ये मेन एम रहता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की सॉल्यूशन की दिया जाए पहले तो। ओके, मतलब बेसिकली हमको इस प्रॉब्लम को किसी तरीके से सॉल्व करना है। अभी हमें डेटा की चिंता नहीं करनी, डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। डेटा हम खोल भी दें, डेटा में मैनिपुलेशन भी हो जाए, तो वी आर नॉट मच वरीड हेयर। तो लैंग्वेजेस जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती हैं, उसमें आप फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, रिटर्न करा सकते हैं फंक्शन से वैल्यू, ये सारे काम इसमें हो सकते हैं। लेकिन जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है, प्रोसीजर, फंक्शन, आपके मॉड्यूल्स, ये सारे रिलेटेड शब्द हैं। तो प्रोसीजरल का मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि काम को तोड़ना। जैसे मैंने आपको इसके पहले वाले सीक्वेंस में मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई प्रोग्राम है आपके कॉलेज का या स्कूल का, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे देखिए आपको बोल दिया कि आपको करना है, तो आप बोलेंगे देखिए खाने का इंतजाम आप कर दीजिए, बाहर से सामान लाने का इंतजाम आप कर दीजिए, आप गार्डनिंग का कर लीजिए, आप जो टीचर्स और प्रिंसिपल आएंगे उनको वेलकम करने का काम कर दीजिए। सबको अलग अलग काम बांट दिया, तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग हो गई आपकी, प्रोसीजर बेस्ड। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बताइए, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। अब देखिए प्रोसीजर, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि बाहर जाना है और आपको फूल लाना है, आपको कुछ समोसे लाने हैं, तो आप कहेंगे देखो जो फूल लेने जा रहा है, समोसे लेने जा रहा है, वो दोनों एक ही साथ चले जाओ, एक ही साथ लेके आ जाओ, है ना।
तो ये दोनों काम को एक मॉड्यूल में डाल सकते हैं। अगर इस तरीके से सीखें, अगर ऐड फंक्शन है और सबट्रैक्ट फंक्शन है, ये दोनों तो एक ही जैसे होते हैं, इन फंक्शन को एक में डाल दिया तो एक मॉड्यूल में डाल दिया। तो मॉड्यूल प्रोग्रामिंग में ये होता है कि जो रिलेटेड प्रोसीजर्स हैं वो एक साथ रखे जाते हैं जो एक जैसा काम कर रहे हैं, राइट। मॉड्यूल प्रोग्रामिंग में होता क्या है कि बहुत सारे मॉड्यूल्स सिमिलर डेटा एक्सेस कर रहे होते हैं। तो जिस तरीके से डेटा को रखा गया है, देखिए असली बात यह है कि मॉड्यूलर प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सारा खेल डेटा का ही है। आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डेटा को प्राइवेट प्रोटेक्टेड कर देते हैं, जबकि आप प्रोसीजरल या मॉड्यूलर में नहीं कर पाते। तो जो अरेंजमेंट है डेटा का, वो हम उसको अगर चेंज करना है तो मगर मॉडिफाई करने के मतलब फंक्शन को मॉडिफाई करने की नहीं हो पाएगा। What are the shortcomings of procedural and modular programming approaches? इनके बहुत सारे फायदे हैं, सालों से लोग इसमें प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इनके बहुत फायदे हैं। कुछ कमियां सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की होती है। जैसे देखिए, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का मेन एम होता है कि पहले तो काम किया जाए, डूइंग थिंग्स होता है, ये डबल कोट्स में डाल देता हूं इसको, डूइंग थिंग्स। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, एक बार आपने डिजाइन कर दिया, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अरे नया फंक्शन आ गया, डिजाइन चेंज करना पड़ेगा, कुछ आ गया नया डिजाइन चेंज करना पड़ेगा। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में थोड़ा कम डिजाइन चेंज होता है, बल्कि कई बार तो अगर अच्छा डिजाइन बना दिया है तो वहां चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा टाइम, कॉस्ट, ओवरहेड ज्यादा लगते हैं, क्योंकि डिजाइन अगर चेंज करना है, देखिए सॉफ्टवेयर बनाने के या प्रोग्राम करने के 3-4 तरीके हैं या फेजेस होते हैं। सबसे पहले आपका फिजिबिलिटी एनालिसिस होता है, देखते हैं कि ये चीज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। उसके बाद सेकंड फेज में आपका होता है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, आप रिक्वायरमेंट लेते हैं। उसके बाद तीसरा होता है आप डिजाइन करते हैं, फिर कोडिंग करते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं, फिर फाइनली आप क्या करते हैं, उस सॉफ्टवेयर या उस प्रोग्राम को डिप्लॉय करते हैं या दिखाते हैं किसी को। तो ये जो फेज है डिजाइन का, मान लीजिए आपने यहाँ पर डिप्लॉयमेंट में गया, उन्होंने कहा नहीं ये तो ठीक नहीं है, आप यहाँ पर चेंज करेंगे, तो ये कितना कॉस्ट आपको ओवरहेड आएगा, कितना ज्यादा आपको इसमें पैसा और समय वेस्ट होगा। इसीलिए और जो अरेंजमेंट है इसमें डेटा का, उसको हम चेंज नहीं कर सकते जब तक हम जो फंक्शन चेंज ना करें जो उसे एक्सेस करें। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में ये दिक्कत है, ये जो मैंने आपको यहां बताया था। और जो चीफ कंपोनेंट्स हैं इसके, जो प्रोसीजरल मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में जो प्रॉब्लम आती है, उसमें जो चीफ कंपोनेंट्स है जैसे फंक्शंस, मॉड्यूल्स, ये रियल वर्ल्ड को डिपिक्ट नहीं करते हैं, रियल वर्ल्ड को अच्छे से डिफाइन नहीं करते, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऐसा होता है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बताइए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप्स का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम भी होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को फॉलो करे उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से डेटा के अराउंड बुना जाता है, डेटा बीच में रखा जाता है कि डेटा क्या है, राइट। उसके अक्रॉस सारी चीजें डिवाइस की जाती है, ऑपरेशंस लिखे जाते हैं। तो जो बेसिक आइडिया है ऊप्स का वो ये है कि डेटा और फंक्शन को मिला लो, एक कैप्सूल में डाल दो, इसको एक यूनिट बना लो, इस यूनिट को क्लास कह दो और इस क्लास के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना दो, ऑब्जेक्ट से इसके डेटा और फंक्शन एक्सेस करो। तो वो डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एनकैप्सुलेशन, मॉड्यूलैरिटी, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीजें इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में ये पांचों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डज OOP ओवरकम द शॉर्टकमिंग ऑफ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या अप्रोचेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस तरीके से ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग अप्रोचेस को की कमियों को दूर करती है, उसमें यह है कि ऊप्स काफी रियल वर्ल्ड मॉडल के क्लोजर है, क्योंकि यहाँ बनता ही जो रियल वर्ल्ड मॉडल को ही डिपिक्ट करके ही क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन इसमें है, क्योंकि इनहेरिटेंस में यहाँ A, B, C ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, कोई किसी को की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है, तो रीयूजेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। डेटा आप पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड यूज कर सकते हैं, तो उसमें डेटा हिडन रहेगा आपका, केवल वो चीजें एक्सपोज करें जो जरूरी है, बाकी सब छुपा लें। क्योंकि मॉड्यूलैरिटी भी इसमें होती है, क्योंकि आप एक क्लास के अंदर अलग अलग फंक्शंस लिख रहे हैं, तो मॉड्यूलैरिटी होगी। तो मॉड्यूलैरिटी होगी, इससे प्रोग्राम डेवलपमेंट बड़ा आसान हो जाता है। और प्राइवेट डेटा वो तभी एक्सेस हो पाता है जब
आपका एक इंटरफेस बनाए, वैसे तो नहीं हो पाता, लेकिन प्राइवेट डेटा के लिए या तो फंक्शन से करें या ऑब्जेक्ट के थ्रू करें, उसका एक प्रॉपर तरीका है। डिफरेंस क्या है ऑब्जेक्ट और क्लास के बीच में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अ क्लास? एग्जांपल के साथ बताइए। एक ऑब्जेक्ट, समझिएगा कि मैंने आपको पहले जैसे बताया था, एक एग्जांपल है कि आपने कहा पैरट, आपने कोई चिड़िया कहा, आपने कहा कोई और अलग अलग चिड़िया के नाम ले लिए, वो सारी तो चिड़िया है ना। तो ये जितने पैरट हो गया या आपका कोई और नाम, बर्ड का नाम ले लीजिए आप, वो सारे के सारे एक बर्ड क्लास के अंदर आते हैं, और सारे जितने पक्षी हैं उनके एक ही फंक्शन होंगे, एक ही बिहेवियर होंगे, कुछ अलग हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट, जैसे आपकी क्लास है, आपकी क्लास जो है 11th की क्लास है, 11th की क्लास एक क्लास है, प्रॉपर क्लास है, मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भी क्लास है, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट कौन से हैं? आप लोग, जितने भी बच्चे हैं, जो बच्चे हैं वो उस क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। अब मैं कहूंगा कि 11वीं क्लास में अक्षत है, वो एक ऑब्जेक्ट हो गया। 11वीं क्लास में वो कंप्यूटर साइंस पढ़ता है, तो आप या कितने भी बच्चे जो होंगे वो ये वही कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे होंगे, सब एक ही चीज पढ़ रहे होंगे। आपका अगर 7th पीरियड गेम्स का है, तो जितने भी आपके साथ है सबका पीरियड 7th में गेम्स का होगा। तो आप ऑब्जेक्ट हैं, आपकी क्लास 7th क्लास है ना। तो आपके कुछ फंक्शन है, आपका बिहेवियर है। तो ऑब्जेक्ट एक एंटिटी है जिसमें आप डेटा और उसके साथ जो डेटा पे काम करेंगे वो फंक्शन रख सकते हैं, और वो एक ग्रुपिंग है जिसे सिमिलर ऑब्जेक्ट की, उसे हम क्लास कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस है क्लास का। जैसे मैं कहूँ 7th क्लास के किसी को बच्चे को बुलाओ, तो अगर अक्षत आ जाता है तो मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, मैं कहूंगा कि महिमा आ जाए, 7th क्लास का कोई भी आ जाए, तो एक महिमा हो चाहे अक्षत हो, दोनों ही ऑब्जेक्ट है किस क्लास के? 11th क्लास के। इसीलिए ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस है क्लास का। यानी कि एग्जाम्पल, अक्षत भी 7वीं में है, महिमा भी 7वीं में है। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट और क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। उसके हमने पहले जो डिफाइन किया था वो ये है कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि आप अंदर के बहुत डीप या फिर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है इसमें, जो वो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आपने कोई क्लास बनाई, उसमें बहुत सारी चीजें लिख दी, फंक्शन लिख दिया, ये लिख दिया, वो लिख दिया, वो सब आप यूजर को क्यों दिखाएंगे? उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लीजिए, उसको छुपा लीजिए। और छुपाना इसलिए है क्योंकि आप केवल यूजर को बताइए देखिए ये फंक्शन है, ये काम होते हैं, यूजर खुश है। उसको ऐड करना है, वो ऐड फंक्शन आपके पास है, और उसको फैक्टोरियल निकालना है, आपने लिख दिया एक क्लास के अंदर। तो अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं, कार के अंदर जो, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कोई फिल्टर है, एयर फिल्टर है या फिर पेट्रोल फिल्टर है, उसमें फिल्टर की रेशे किससे बने हैं, उनके बीच में कितना डिफरेंस है, ये जानने की जरूरत नहीं है ना, इसे एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। इनकैप्सुलेशन का मतलब, जैसे हमने देखा था कि एक कैप्सूल है, उसके अंदर आपने यहाँ डेटा रख दिया, यहाँ आपने फंक्शन रख दिया, जो ये फंक्शन इस डेटा पे काम करेगा। इनकैप्सुलेशन हो गया तो रैप अराउंड कर दिया डेटा और फंक्शंस को ऑपरेशन भी बोलते हैं, और ये फंक्शन इस डेटा पे ऑपरेट करते हैं। तो इनको एक सिंगल यूनिट में डाल दिया, जिसे हम क्लास कह रहे हैं, इसे हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। इनकैप्सुलेशन कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? आपने देखा एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट इनकैप्सुलेशन से किया जाता है। एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट इनकैप्सुलेशन से किया जाता है, और क्लास में डेटा और फंक्शन एक साथ अगर बाइंड कर दिया, आपने एक यूनिट बना दिया, तो इनकैप्सुलेशन हो गया। जैसे कार है, ओनर्स है, जितने भी फंक्शंस होंगे कार के, वो इनकैप्सुलेट कर दिया आपने ओनर्स के अंदर, कोई और एक्सेस नहीं कर सकता उसको। How the data is hidden and safe if encapsulation is implemented? Explain with example. आपको ये बताना है कि encapsulation से डेटा हिडन और सेफ कैसे हो गया। इनकैप्सुलेशन मतलब ये है कि आपने इसको कैप्सूल के अंदर डाल दिया, तो कोई देख सकता है, इसको नहीं देख सकता, कैप्सूल के अंदर है सारी चीजें। तो इसका जो डेटा है, फंक्शन है, इसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। केवल एक्सेस करने का तरीका है कि आप फंक्शन लीजिए, फंक्शन ही डेटा को एक्सेस करेगा। ओके, आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट से मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे, मेंबर फंक्शन इन टर्न डेटा को कॉल करेगा, राइट। तो डेटा हिडन हो गया, कोई भी एक्सीडेंटल अल्टरेशन नहीं हो सकता, जो आपने फंक्शन लिखा है उसी से होगा, राइट।
और एग्जाम्पल इसका आप ऐसे दे सकते हैं कि एक क्लास आपका इनकैप्सुलेशन हो गया, क्योंकि वो एक क्लास का मतलब ये है कि वो डेटा और फंक्शन को अपने अंदर रखेगी, आउटसाइड को एक्सपोज नहीं करेगी। सिमिलर टू डेली लाइफ एग्जाम्पल दैट एक्सप्लेन इनकैप्सुलेशन। इस चैप्टर का नहीं होना चाहिए, आपको एक डेली लाइफ एग्जाम्पल को सिमुलेट करना है इनकैप्सुलेशन से। देखिए, मोबाइल फोन आपका इनकैप्सुलेशन है। मोबाइल फोन आप खोलते हैं, ऑन करते हैं, अब उसमें क्या करते हैं, वाईफाई ऑन कर लेते हैं, कैमरा चला लेते हैं। आप ये बताइए, उसमें कार्ल ज़ायस का कैमरा लगा हुआ है, उसका फोकल लेंथ कितना है, उस फोकल लेंथ का फोकल प्लेन कितना है, उसमें एब्रेशन कितना है, क्रोमेटिक एब्रेशन कितना है, ये जानने की जरूरत है आपको क्या? मुझे बताइए, उसकी आवश्यकता तो नहीं है। इनकैप्सुलेशन का मतलब ये है, एक मोबाइल फोन, उसमें जो फंक्शन और डेटा है वो अंदर है, आप उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और वो जो अंदर इसकी चीजें हो रही हैं, चाहे आपके पास एक स्क्रीन है, उसमें खट से आप क्लिक करते हैं और काम हो जाता है ना? आप अंदर जाके हर चीज पे थोड़ी ना काम करते हैं। तो जो एक्चुअल वर्किंग है अंदर की जो चीज है, वो आपकी हिडन है, हमको इंटरनली जाने की जरूरत नहीं है, और यही एब्स्ट्रैक्शन भी है, ये एनकैप्सुलेशन भी है। इनहेरिटेंस पे जरा शॉर्ट नोट लिखिए। इनहेरिटेंस का मतलब मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि ये आपके पिताजी हैं और ये आप हैं। आपके पिताजी की सारी जमीन जायदाद आपके पास है, आपके पिताजी के पास पैसे वैसे है, वो आप है, आपके पिताजी की आंखें ब्राउन है या मान लीजिए ब्लू है, वो भी आपके पास है। तो फिजिकल और नॉन फिजिकल सारी प्रॉपर्टी आपने ले ली, ये से इनहेरिटेंस कहते हैं। आपकी क्लास है ए, ये बी, अगर मैंने बी को ए से इनहेरिट किया तो ए मेरी बेस क्लास हो गई, बी मेरी आपकी सब क्लास हो गई, सब क्लास के बाद बेस क्लास की सारी चीजें आ गई। अब फायदा क्या हुआ, बेस क्लास के पास ए तो सब आ ही गया, बी को ए को क्या इनहेरिट किया, ए की सारी प्रॉपर्टी बी के पास आ गई, बी के पास ए की प्रॉपर्टी भी आ गई, और बी के पास अपनी प्रॉपर्टी भी वो कर सकता है ना? जो उन्होंने फादर से अर्जित की, उसके अलावा भी तो वो लैंड बना सकता है, उसके अलावा भी तो वो चीजें बना सकता है। इसे कहते हैं इनहेरिटेंस। तो रीयूजेबिलिटी इससे बढ़ती है, एक्सटेंडेबिलिटी बढ़ती है, और जो बिहेवियर है वो बहुत बेहतरीन होता है। क्यों? क्योंकि जब आप क्लास इनहेरिट करते हैं तो वो जो ऊपर की चीजें हैं वो आपके पास आ जाती है। अच्छा, इसमें कुछ कैच है, क्या चीज इनहेरिट होती है, क्या चीज इनहेरिट नहीं होती है, इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। पब्लिक आएगा, प्राइवेट आएगा, प्रोटेक्टेड आएगा। तो पब्लिक तो इनहेरिट हो जाता है, प्रोटेक्टेड भी इनहेरिट हो जाता है, प्राइवेट नहीं हो पाता है, वो हम आगे बात करेंगे। इनहेरिटेंस ट्रांजिटिव भी है, आपने आपके फादर से लिया, अब आपके जो बच्चे होंगे वो आपसे ले लेंगे, ट्रांजिटिव है ना? तो ये आपका इनहेरिटेंस है। अब इसको हम देखेंगे आगे चल के कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर नहीं ले पाता है ऊपर का इसका, बाकी क्योंकि इसके खुद अपने कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर होंगे। बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल किया जा सकता है, उसके भी तरीके देखेंगे। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस आपको क्या क्या एडवांटेजेस दे रहा है? पहली चीज तो ये है कि इनहेरिटेंस सबसे पहले जो रियल वर्ल्ड है, अब रियल वर्ल्ड मैंने आपको बताया ना, आपके पिताजी की प्रॉपर्टी आपने इनहेरिट की, रियल वर्ल्ड हो गया। तो रियल वर्ल्ड मॉडल को काफी अच्छी तरीके से ये अब इसकी क्लोजनेस को इंश्योर करता है। और एक बार जब इन्होंने पिताजी ने चीजें बना दी, जो चीज वो आपको क्यों बनानी है, तो रीयूजेबिलिटी कर लिया आपने। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, ए में मान लीजिए 1000 या 1000 मान लीजिए 1000 लाइन लिखी है, बी में मान लीजिए 50 लाइन लिखी है, तो बी के पास कितनी होगी? 1050 लाइन। क्यों? क्योंकि एक की लाइन को इसको दोबारा नहीं लिखना पड़ा, केवल 50 लाइन से ही काम चला लिया इन्होंने, और 1000 लाइन इनको ऊपर से मिल गई। ओके, एक बार बेस क्लास बना दिया, टेस्ट कर लिया आपने, सब कुछ सही हो गया, तो एक आपने मतलब वेरीफाइड और चेक डाउन हो गया, राइट? और हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब बी को ए से एक्सटेंड करके बी को अपने आप एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि बी में भी अपने फंक्शन डाल सकते हैं, अपनी चीजें डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया 1000 लाइन है, आप बोलेंगे कि मैं 500 लाइन लिखता हूं बी में, तो बी के पास कितनी लाइन होगी? 1000 प्लस 500, 1500 1500 लाइन हो गई इसके पास, जबकि लिखी इन्होंने केवल 500 ली किसी से, मान लो किसी ने लिखी हुई है, कोई टेस्टेड है, कितना अच्छा आसान हो गया। और ट्रांजिटिव बिहेवियर जो रियल वर्ल्ड में होता है, आपके फोर फादर मतलब आपके ग्रैंड फादर, आपके फादर और आप, इन्होंने इनसे इनहेरिट किया, इन्होंने इनसे इनहेरिट किया, तो आपने क्या किया? इनसे भी तो इनहेरिट किया, क्योंकि इन्हीं ने, आपके पिताजी ने भी तो इनसे इनहेरिट किया था। तो रियल वर्ल्ड का जो टाइम वगैरह, जब मॉडिफिकेशन टाइम का एफर्ट वगैरह सब बच जाता है इससे।
हाउ इज रीयूजेबिलिटी सपोर्टेड बाय इनहेरिटेंस? एक्सप्लेन विद एग्जांपल। रीयूजेबिलिटी किस तरीके से इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है? जैसे मैंने आपको बताया कि इनहेरिटेंस में आप जो ऑलरेडी चीज लिखी हुई है उसको उससे इनहेरिट कर लीजिए। वो सारी चीजें लिखी हुई है वो तो आपके पास आ जाएगी। जो एग्जिस्टिंग फीचर्स है वो तो आपको मिल जाएंगे, आप नए फीचर ऐड कर लीजिए। जैसे आपके पास कोई क्लास है स्टूडेंट, हमको एक नया क्लास लिखना है ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो हम डिराइव करेंगे नई क्लास ग्रेजुएट स्टूडेंट को स्टूडेंट क्लास है जो एग्जिस्टिंग है। तो जो ग्रेजुएट जो स्टूडेंट में लिखा हुआ है वो सब तो है ही है, आपको केवल ग्रेजुएट स्टूडेंट के कुछ छोटे से एक्स्ट्रा फीचर्स थोड़े से लिखने हैं। ओके, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ट्रांजिटिव नेचर ऑफ इनहेरिटेंस? एग्जांपल बताइए। ट्रांजिटिव नेचर का क्या फायदा है? जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है। आपने क्या किया, बी को ए से इनहेरिट किया, सी को बी से किया, डी को सी से किया। ये आपका ट्रांजिटिव है। और अब देखिए इसको इस तरीके से करते हैं, सी और डी ने इनहेरिट किया बी से, राइट? आपने बी को ए से इनहेरिट किया और सी और डी को बी से इनहेरिट किया। अब पता चला कि कुछ ए में दिक्कत थी, उसको ठीक करना है। ए में जैसे आपने ठीक कर दिया वो ऑटोमेटिकली बी सी डी में रिफ्लेक्ट हो गई, आपको बी सी डी को छेड़ना ही नहीं पड़ा, राइट? तो ये फायदा हो गया आपके ट्रांजिटिव नेचर का। तो जो एफर्ट है, जो टाइम है, वो बचता है क्योंकि आपने अलग से बी और सी और डी को मॉडिफिकेशन नहीं करना। पॉलीमॉर्फिज्म बताइए एग्जांपल के साथ। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि ऐसी एबिलिटी जिसमें मैसेज या डेटा को आप प्रोसेस कर सकते हैं एक या एक से ज्यादा फॉर्म में। इसका ये जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक ही मैसेज आ रहा है, एक ही मैसेज के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स देगा। मान लीजिए आपके पास 3 अलग अलग क्लासेस है, एक रेक्टेंगल है, सर्कल है, ट्राइंगल है, और सब में ड्रॉ फंक्शन है। जैसे ही आप ड्रॉ फंक्शन बुलाएंगे, राइट, वो रेक्टेंगल से कॉल करेगा तो रेक्टेंगल का ड्रॉ को ड्रॉ कर देगा, सर्कल को ड्रॉ, इसी ड्रॉ को इन तीनों में से जो भी कॉल करेगा वो उसे ड्रॉ करेगा। ये फायदा पॉलीमॉर्फिज्म का। डू यू थिंक ओओपी इज मोर क्लोजर टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स? व्हाई, हाउ? यस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत क्लोजर है क्योंकि देखिए इनहेरिटेंस बायोलॉजी से आया है, पॉलीमॉर्फिज्म बायोलॉजी से आया है, सब चीजें जो है रियल वर्ल्ड, बायोलॉजी क्या है तो रियल वर्ल्ड है, सब चीजें रियल वर्ल्ड से आई है। और प्रोग्रामिंग को, इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि उसमें ये सब चीजें होनी चाहिए, चाहे आप बात कर लें इनहेरिटेंस की, पॉलीमॉर्फिज्म की, डेटा एब्स्ट्रैक्शन की, जितनी भी चीजें हैं। तो रियल वर्ल्ड को बड़ा ये वो करता है, बहुत क्लोज है क्योंकि हम एक रियल वर्ल्ड को पकड़ते हैं, देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसको ऑब्जेक्ट मानते हैं, उसका क्लास बनाते हैं, उस क्लास से फिर बाकी चीजें करते हैं। तो ये सारी चीजें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की है वो रियल वर्ल्ड के आपको करीब पहुंचा देते हैं। तो ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन देखे इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चैप्टर के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।